तो आज हम भारत के राष्ट्रवादी दौर के कुछ बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण मुकदमों पर एक नजर डालने वाले हैं। हाँ, हमारे पास इतिहास की एक किताब के परिशिष्ट से कुछ खास जानकारी है। बिल्कुल और ये सिर्फ अदालती कार्रवाई नहीं थी। सही। ये उस दौर की सियासत और समाज का आईना भी थे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन मुकदमों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले मुकदमे से। 1858 लाल किला दिल्ली, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। हाँ, उन पर 1857 के विद्रोह के बाद राजद्रोह, षड्यंत्र, बगावत और यहाँ तक कि हत्या जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए थे। ये दिखाता है कि अंग्रेज विद्रोह के नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। और नतीजा क्या हुआ? फैसला उन्हें दोषी करार दिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। अच्छा, रंगून भेज दिया। हाँ। तो एक तरह से मुगल सल्तनत का औपचारिक अंत वहीं हो गया। बिल्कुल वहीं अंत हो गया। अगला मामला फिर आता है कलकत्ता हाई कोर्ट का। मई 1883 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। हाँ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उनके अखबार द बंगाली, हाँ, उसमें छपी एक टिप्पणी पर अच्छा, उस पर अदालत की तौहीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगा। तो इस पर क्या सजा हुई? उन्हें 2 साल के लिए सिविल जेल भेजा गया। 2 साल? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे प्रेस की आजादी पर भी अंकुश लगाने की कोशिशें हो रही थी। बिल्कुल। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, लोकमान्य तिलक। उन पर तो कई बार मुकदमे चले। हाँ, कई बार। 1897, फिर 1908, 1916 में भी। और वजह उनके अखबार केसरी में छपे लेख। केसरी? हाँ, उनको अक्सर भड़काऊ माना जाता था। अच्छा। 1897 में और खासकर 1908 में उन पर राजद्रोह यानी सिडिशन का मुकदमा चला। सिडिशन ये अंग्रेजों का एक तरह से पसंदीदा कानून था शायद। बिल्कुल बिल्कुल। सिडिशन कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश हुकूमत असहमति की आवाज दबाने के लिए बहुत करती थी। सजाएं क्या थी इन मामलों में? 1897 वाले में 18 महीने की कैद हुई थी और 1908 वाला मामला ज्यादा गंभीर था। उसमें 6 साल का देश निकाला दिया गया। 6 साल? हाँ। कहाँ भेजा था? मांडले, बर्मा। हाँ, और साथ में 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अच्छा, और 1916 वाले में? 1916 वाले मामले में थोड़ी राहत मिली, उसमें कोई जेल सजा नहीं हुई। चलिए, इसी दौर में एक और बड़ा केस हुआ 1908-9 में, अलीपुर बम कांड। हाँ, अलीपुर बम कांड। इसमें अरबिंदो घोष और 37 दूसरे लोग शामिल थे। 37 लोग। आरोप क्या था? आरोप था मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या की कोशिश का, अटेम्प्ट टू मर्डर। ओह, तो अरबिंदो घोष का क्या हुआ इसमें? घोष को आखिर में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बरी हो गए? हाँ, लेकिन उन्हें करीब 1 साल विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में बिताना पड़ा। 1 साल जेल में? हाँ, और इसी 1 साल ने कहते हैं उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वो फिर अध्यात्म की ओर मुड़ गए। सही। अच्छा, फिर 1910-11 में वीर सावरकर का मामला आता है। हाँ, वीडी सावरकर। उन पर आरोप थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना। ओके। और हथियार जमा करके बांटना। हथियार जमा करना? हाँ, ये मुकदमा काफी चर्चित रहा था, खासकर उनका वो फ्रांस के मार्से बंदरगाह से भागने की कोशिश वाला वाकया। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। तो सजा क्या हुई? सजा बहुत कठोर थी, 2 आजीवन कारावास। 2 मतलब? 50 साल की सजा। अच्छा। जिसे काला पानी भी कहा जाता था। 50 साल? अंडमान में? हाँ, अंडमान की सेलुलर जेल में। उन्होंने करीब 10 साल 1911 से 1921 तक वहां बिताए। और हेग की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने भी ब्रिटिश फैसले को सही माना था। बाप रे, बहुत सख्त सजा थी। बहुत ज्यादा। फिर 1922 में महात्मा गांधी का भी जिक्र है। हाँ, महात्मा गांधी और उनके साथ यंग इंडिया के प्रकाशक थे शंकरलाल बैंकर। अच्छा, शंकरलाल बैंकर। हाँ, दोनों पर मुकदमा चला। यंग इंडिया में छपे 4 लेखों को आधार बनाया गया, उन्हें भड़काऊ माना गया। और ये भी राजद्रोह का ही मामला था। हाँ, ये भी राजद्रोह का ही था। गांधी जी ने तो आरोपों को स्वीकार किया और अदालत को ही अपने विचारों को रखने का एक मंच बना लिया था। सजा क्या हुई? उन्हें 6 साल की जेल हुई थी। 6 साल? हाँ, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। जल्दी रिहा हो गए? हाँ। फिर एक और बड़ा बहुत चर्चित मामला था, मेरठ षड्यंत्र केस, मार्च 1929। बिल्कुल, मेरठ षड्यंत्र केस। ये बहुत बड़ा मामला था। इसमें 31 कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेता शामिल थे। 31 लोग? हाँ,
इन पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप था। अच्छा, ये दिखाता है कि सरकार उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा के बढ़ते प्रभाव से कितनी चिंतित थी। तो इसमें सजाएं कैसी थीं? क्या सबको एक जैसी सजा मिले? नहीं, सजाएं काफी अलग-अलग थीं। किसी को 3 साल हुई तो किसी को आजीवन कारावास तक की सजा दी गई। अलग अलग सजाएं, ठीक है। अब आते हैं शहीद भगत सिंह पर। जून 1929 और जुलाई 1929 दो मामलों का जिक्र है। हाँ, 2 अलग-अलग मामले। पहला जून 1929 वाला, वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप था। हाँ, वो बटुकेश्वर दत्त के साथ। बिल्कुल। और दूसरा जुलाई 1929 में, वो था लाहौर में पुलिस हेड कांस्टेबल सॉन्डर्स की हत्या का। सॉन्डर्स हत्याकांड। तो फैसले क्या हुए इन दोनों में? बम कांड में उन्हें आजीवन कारावास मतलब ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा हुई। आजीवन कारावास। हाँ, और सॉन्डर्स हत्याकांड में उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ मौत की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा। हाँ, इन मुकदमों ने भगत सिंह को मतलब क्रांति का एक अमर प्रतीक बना दिया। बिल्कुल। इसके बाद 1931-32 में एमएन रॉय का मामला। हाँ, एमएन रॉय, उन पर भी षड्यंत्र और राजद्रोह के ही आरोप थे। कंस्पिरेसी और सेडिशन। हाँ, इन्हें क्या सजा मिली? उन्हें पहले 12 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। 12 साल? हाँ, लेकिन बाद में अपील पर यह घटाकर 6 साल कर दी गई। अच्छा, आधी हो गई। हाँ, और फिर आखिर में 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के करीब था, लाल किले में आईएनए ट्रायल्स। हाँ, आजाद हिंद फौज यानी आईएनए के अधिकारियों का मुकदमा। इसमें 3 मुख्य नाम थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। हाँ, ये बहुत मशहूर हुआ था। आरोप क्या थे इन पर? इन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। मतलब हत्या या हत्या के लिए उकसाकर युद्ध छेड़ना। वेजिंग वॉर बाय मर्डरिंग और अबेटमेंट ऑफ मर्डर। और ये मुकदमा लाल किले में ही चला था? हाँ, लाल किले में। और यहाँ दिलचस्प बात ये हुई कि पूरे देश में इनके समर्थन में एक जबरदस्त लहर चल पड़ी। हाँ, मैंने सुना है। वकीलों की बड़ी टीम ने बचाव किया था। भूलाभाई देसाई, नेहरू जी भी थे उसमें। बिल्कुल। तो फैसला क्या हुआ? उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जो उस समय के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने जन दबाव को देखते हुए सजा माफ कर दी। सजा माफ हो गई? हाँ, सजा माफ हो गई, लेकिन उन्हें सेना से बर्खास्त कर दिया गया, मतलब केशरिंग हुई। अच्छा। और उनके जो वेतन भत्ते थे, पे एंड अलाउंसेस, वो सब जब्त कर लिए गए। तो नौकरी गई और पैसे भी गए, पर जान बच गई। हाँ, लेकिन इस मुकदमे ने आजादी की भावना को और ज्यादा तेज कर दिया था। तो ये थे, संक्षेप में कहें तो, राष्ट्रवादी दौर के कुछ बहुत ही अहम और ऐतिहासिक मुकदमे। हर एक मामला अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। और ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे कानून को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ। और दूसरी तरफ कैसे राष्ट्रवादियों ने इन्हीं अदालती मंचों का इस्तेमाल अपनी बात कहने, अपने विचारों को फैलाने और लोगों को जगाने के लिए किया। सही कहा। इन मुकदमों का सिर्फ उन फैसलों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन्होंने पूरे देश पर, जनमानस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि इन मुकदमों में जो कानूनी रणनीतियां अपनाई गईं, जो तर्क दिए गए और जो नतीजे निकले, उन्होंने शायद भविष्य के भारत में, मतलब आज़ादी के बाद, हमारे कानून, हमारी अदालतों और विरोध प्रदर्शनों के तरीकों को भी किस हद तक प्रभावित किया होगा। इसका असर शायद आज भी कहीं ना कहीं महसूस होता हो।